सुना है, रघुनाथ सिंह रात को बहू को अपने कमरे में ले जाता है। पहले तो किसी ने मजाक समझा, दूसरे दिन यही बात शक बन गई, तीसरे दिन तक ये बात सच की तरह बोली जाने लगी। लोगों ने सोचना बंद कर दिया, सिर्फ बोलना शुरू कर दिया। अरे बुजुर्ग लोग भी अब लाइन क्रॉस कर रहे हैं। बहू भी तो राजी होगी तभी जाती होगी। बेटा तो बाहर नौकरी करता है, ऐसे घर में यही होता है। कोई छोटा सा गांव पर सोच इतनी बड़ी कि किसी के घर की चौखट से लेकर किसी के दिल की दीवार तक पहुंच जाती थी। यहाँ इज्जत की कीमत रुपए में नहीं, बातों में तय होती थी, और बात कभी दलील से नहीं, सुनी सुनाई बातों से तय होती थी। इसी गांव में रहता था रघुनाथ सिंह, 58 साल का, धूप और समय दोनों से तपा हुआ चेहरा मगर दिल साफ। गांव के लोगों के लिए वो रघुनाथ बाबू था। पंचायत के बड़े फैसले उन्हीं की अगुवाई में होते थे। इज्जत कमाई थी, विरासत में नहीं मिली थी। उनके बेटे अमित की शादी हुई थी पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की लड़की सविता से। सविता के संस्कार और व्यवहार ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। गांव की औरतें कहती, ऐसी बहू तो भगवान सबको दे। पर समस्या वहीं से शुरू होती है जहां लोग तारीफ करना बंद कर देते हैं और बातों में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। सुबह की अफवाह शाम तक सच बन जाती है। एक दिन किसी ने चौपाल में धीमी आवाज में कहा, सुना है, रघुनाथ सिंह रात को बहू को अपने कमरे में ले जाता है। पहले तो किसी ने मजाक समझा, दूसरे दिन यही बात शक बन गई, तीसरे दिन तक ये बात सच की तरह बोली जाने लगी। लोगों ने सोचना बंद कर दिया, सिर्फ बोलना शुरू कर दिया। अरे बुजुर्ग लोग भी अब लाइन क्रॉस कर रहे हैं। बहू भी तो राजी होगी तभी जाती होगी। बेटा तो बाहर नौकरी करता है, ऐसे घर में यही होता है। कोई साबित नहीं कर सकता था, पर हर कोई मान चुका था। और गांव में अफवाह ऐसी चीज होती है जो सच से तेज और ज़मीर से भारी होती है। घर के अंदर की सच्चाई। पर सच क्या था? सविता रोज रात को अपने ससुर के कमरे में जाती थी, पर वजह गंदी नहीं, गहरी थी। ससुर रघुनाथ सिंह के घुटनों में पुराना दर्द था। डॉक्टर ने कहा था, रात को दर्द बढ़ता है, गर्म पानी की सिकाई और दवाई देने वाला कोई हो तो ठीक रहेगा। सास सुनीता देवी खुद बीमार थीं। बेटा अमित परदेस में नौकरी करता था। घर में देखभाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू पर थी, और सविता इसे फर्ज नहीं, रिश्ते की मर्यादा मानती थी। वो हर रात 9 बजे के बाद ससुर को दवाई देती, घुटनों पर गर्म सिकाई करती और फिर वापस अपने कमरे में चली जाती। बस यही बात गांव वालों की गंदी नज़रों से गंदी कहानी बन गई। सबसे बड़ा दर्द, सच्चाई को कोई नहीं देखता, पर इल्जाम सब देखते हैं। सविता अब अकेले छत पर खड़ी होकर आसमान नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि नीचे खड़े लोग अब आसमान नहीं, उसकी इज्जत नाप रहे हैं। रघुनाथ सिंह, जो कभी चौपाल में सर उठाकर बैठते थे, अब किसी की नज़रों में नहीं झांकते थे। सुनीता देवी को सबसे ज्यादा चोट तब लगी जब गांव की औरतें पानी भरते वक्त उनके पास से हटने लगी, जैसे उनके दामन से बदनामी का धुआं उठ रहा हो। औरतें बोलती नहीं थीं, पर उनकी चुप्पी कहती थी, हमने सब सुन लिया है। आग कहाँ से लगी? कहानी की जड़ सिर्फ एक व्यक्ति था, सरजू महतो, गांव का वो आदमी जो दूसरों की बर्बादी में अपनी खुशी देखता था। वो रघुनाथ सिंह से पुरानी पंचायत वाले झगड़े का बदला लेना चाहता था। उसे मालूम था, इज्जत सबसे सस्ता और तेजी से टूटने वाला हथियार है। उसने अफवाह फैलाई, गांव को जहर दिया और लोग पीते गए। सविता की चुप्पी। सविता के मन में सवाल जलते थे, क्या रिश्ते अब सबूत के मोहताज हो गए? क्या बहू की सेवा भी शक बन गई? क्या इंसानियत से ज्यादा जोर अब अफवाह का है? वो हर रात रोती थी, पर सुबह फिर वही काम करती, क्योंकि रिश्ते लोगों के कहने से नहीं, फर्ज से निभाए जाते हैं। अब कहानी मोड़ लेगी। अफवाह अब घर की दीवारों पर चढ़ चुकी थी। अब अगला कदम था पंचायत। गांव वाले दबाव बना रहे थे कि पंचायत बैठे और इस रिश्ते का सच उजागर हो। उस दिन की बैठक, जिसमें इज्जत का फैसला जुबानों से होने वाला था, सच्चाई से नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं? गांव का चौपाल उस दिन कुछ अलग ही दिख रहा था। आम दिनों में जहां लोग हंसते बोलते बैठते थे, आज वहां चेहरों पर जिज्ञासा, शक और तमाशे की भूख थी। पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, और मुद्दा कोई खेत खलिहान का झगड़ा नहीं, बल्कि एक घर की इज्जत थी। पंचायत बैठती है। चौपाल के बीचों बीच चारपाइयां बिछी हुई थीं। उन पर गांव के वृद्ध, मुखिया और कुछ तथाकथित इज्जतदार लोग बैठे थे जो खुद की गलतियां भूलकर दूसरों के कर्मों का फैसला सुनाने आए थे। सबकी निगाहें रास्ते पर थीं, क्योंकि आज रघुनाथ सिंह और उनकी बहू सविता आने वाले थे। सरजू महतो को खास जगह पर बैठाया गया था। उसी ने ये मुद्दा उठाया था, तो उसे अब गवाह कहा जा रहा था।
लोग सोच रहे थे, अभी कुछ बड़ा होगा। बहू और ससुर का प्रवेश। थोड़ी देर बाद सविता आई। सिर पर पल्लू, चेहरे पर घुटा हुआ दर्द, पर आंखों में अब भी सच्चाई की आग। उसके पीछे चल रहे थे रघुनाथ सिंह। पहली बार वो आदमी जिसने दूसरों के झगड़े सुलझाए थे, खुद कसूरवारों की जगह पर खड़ा होने जा रहा था। गांव वाले फुसफुसाए, देखो देखो, आ गए दोनों, अब असली बात निकलेगी। बहू तो बड़ी सीधी लगती थी, पर शब्दों के तीर निकलते रहे। लेकिन बहू और ससुर चुप रहे। आरोपों की शुरुआत। मुखिया ने आवाज लगाई, रघुनाथ सिंह, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम हर रात अपनी बहू को अपने कमरे में ले जाते हो, क्या ये सच है? सवाल सीधा था, पर उससे बड़ा था। उसके लहजे में छिपा शक। रघुनाथ सिंह ने शांत स्वर में कहा, हाँ, बहू आती है, पर वजह अलग है। चौपाल में एकदम सरसराहट हुई, जैसे किसी ने जलते चूल्हे पर पानी डाल दिया हो। सरजू महतो ने बीच में बोलते हुए कहा, कारण वारण मत बताओ, काम ही गलत है। लोग हंसे। किसी ने ताली भी बजाई, किसी ने आंख से इशारा किया, .NOA। समझ गए ना? सविता का दिल धड़क उठा। उसके लिए सबसे बड़ा दर्द यही था, सच्चाई को मजाक समझने वाले लोग। सविता का पहला जवाब। अब तक चुप रहने वाली सविता ने पहली बार सिर उठाकर बोला, अगर बहू होना गुनाह है, अगर सेवा करना गलत है, अगर इज्जत निभाना शक बन गया है, तो हाँ, मैं कसूरवार हूं। उसकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि कांप गए वो लोग जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। चौपाल में एक पल को खामोशी छा गई। बूढ़ी सास की एंट्री। अचानक पीछे से टूटी आवाज आई, सच्चाई मुझसे पूछो, क्योंकि रातों की हकीकत मैंने देखी है। यह सुनीता देवी थीं, बीमार, कमजोर, लेकिन सच की ताकत लिए हुईं। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मेरे पति को घुटनों का पुराना दर्द है, रात को उठ भी नहीं पाते। बहू दवाई देती है, पैर दबाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। यही सच है। फिर उन्होंने चौपाल में बैठे मर्दों से पूछा, जो बहू अपने ससुर के पैर दबा दे, वो गलत है? या जो लोग सोच गंदी रखें, वो गलत नहीं? कई लोगों ने नजरें झुका लीं। मोड़ माइनस, बहू का पति लौटता है। जैसे ही पंचायत चल रही थी, अचानक बाइक की आवाज आई और उतरा एक नौजवान। वह था अमित, सविता का पति। किसी ने उसे खबर कर दी थी कि तेरे घर की इज्जत चौपाल में नापी जा रही है। चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आते ही कहा, जो लोग मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है या सिर्फ जुबान है? गांव के बहुत से लोग हिल गए। ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि बेटा वापस आ जाएगा। पंचायत अधूरी रह गई। मुखिया ने माहौल संवेदनशील देखकर बैठक रोकी और कहा, अभी फैसला नहीं होगा, अगली पंचायत में होगा। सबूत भी आएंगे, बात भी सुनी जाएगी। पर असलियत ये थी, अब मामला इज्जत बनाम अफवाह से सच बनाम सबूत तक पहुंच चुका था। और आने वाले अध्यायों में सच आगे बढ़ेगा, अफवाह पीछे हटेगी, पर दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। पंचायत के टलने के बाद गांव की भीड़ तो बिखर गई, पर बोलियां नहीं बिखरीं। अब लोग और ज्यादा जहर उगलने लगे। अगर वे लोग सच में पाक होते तो सबूत क्यों ढूंढ रहे हैं? बहू ने बड़ी चालाकी से बात को पलट दिया। पति भी आया तो बहू के बचाव में खड़ा हो गया। मतलब सब मिले हुए हैं। किसी ने सच्चाई नहीं जानी, पर हर कोई जज बन बैठा था। अमित का फैसला। रात को घर में सन्नाटा था। सविता चुप थी, ससुर चुप थे, सास रो रही थी। अमित ने पहली बार बोलकर खामोशी तोड़ी, अगर सच के लिए भी सबूत चाहिए तो मैं सबूत दूंगा। झूठा आरोप लगाने वाले को पंचायत में झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। सविता ने आंखें उठाईं। दिल में पहली बार थोड़ा उम्मीद जगी। अमित की पड़ताल शुरू। अमित अगले दिन सरजू महतो के पीछे पीछे घूमता रहा। वह जानता था, जहां झूठ होता है वहां मकसद छिपा होता है। उसे धीरे धीरे पता चला, सरजू महतो की रघुनाथ सिंह से पुरानी पंचायत की दुश्मनी थी। वह गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। वो जानता था, इज्जत टूटे तो इंसान टूटता है, और उसने इंसान को नहीं, इज्जत को निशाना बनाया था। औरतें भी अब बंट गईं। गांव की औरतें दो हिस्सों में थीं। पहला हिस्सा, सविता जैसी बहू कहाँ मिलती है, भगवान कसम, सारी बुराई तो मर्दों की सोच में है। दूसरा हिस्सा, अच्छी औरतें भी छुपकर गलत काम करती हैं, कौन जाने रात में क्या होता है। सच और झूठ का युद्ध अब सिर्फ पंचायत में नहीं, गांव के हर घर में चल रहा था। सबूत की योजना। अमित ने एक दिन कहा,
अगर लोग आंखों से नहीं, सबूतों से मानेंगे, तो मैं सच को दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा। उसने छोटे छोटे कैमरे खरीदे, छिपे हुए बटन जैसे। उसने ससुर के कमरे में एक रिकॉर्डर लगाकर रखा और बोला, अब जो भी सच है वो खुद बोल पड़ेगा। सविता ने थोड़ा संकोच किया। किसी रिश्ते को साबित करने के लिए उसे रिकॉर्ड करना पड़ा। कितना शर्मनाक है। रघुनाथ सिंह ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, इज्जत की रक्षा तलवार से नहीं, समझ से होती है। जो जमाना बदल रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई भी नए तरीकों से ही होगी। सच्चाई की पहली रिकॉर्डिंग। अगली रात वही सिलसिला हुआ। सविता दवाई लेकर गई, घुटनों पर सिकाई की, फिर कमरे से बाहर आ गई। रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये सुना गया, बाबूजी दवाई ले लीजिए, दर्द बढ़ा तो आवाज लगा दीजिएगा, भगवान तुझे खुश रखे बिटिया। बस इतना। ना गलत बात, ना गलत हरकत। लेकिन अमित जानता था, ये अभी काफी नहीं है। सरजू महतो की नई चाल। जब सरजू को पता चला कि अमित सबूत जुटा रहा है, वो डर गया, क्योंकि अफवाह की सबसे बड़ी कमजोरी होती है सच्चाई। उसने एक रात 2-3 शराबी लड़कों को बुलाया और कहा, अगली पंचायत में ऐसा माहौल बनाना कि बहू बोल भी न सके। यानी झूठ की फौज अब और गंदी होने वाली थी। अध्याय का अंत। बड़ा तूफान आने वाला है। अमित ने सबूत इकट्ठा कर लिए। सविता ने हिम्मत जमा ली। रघुनाथ सिंह सच के साथ खड़े थे। सास प्रार्थना कर रही थीं। और गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पंचायत की अगली तारीख तय हो चुकी थी और इस बार फैसला होना ही था। या तो बहू की इज्जत लौटेगी या झूठ हमेशा के लिए जीत जाएगा। भीड़ पहले से दोगुनी थी। लोग तमाशा देखने आए थे, पर कोई सच्चाई सुनने नहीं। चौपाल के बीचों बीच वही चारपाइयां लग चुकी थीं। मुखिया, पंच, बड़े लोग सब बैठे थे, जैसे इंसाफ करने नहीं, नतीजा सुनाने आए हों। गांव के हर कोने से आवाजें आ रही थीं, आज सच पता चलेगा, देखें बहू क्या बोलती है। सुना है सबूत भी लाए हैं। पर सबसे ज्यादा उत्साहित कौन था? सरजू महतो, क्योंकि उसे लगा गौमाय उजाब आवाजें सच से नहीं, भीड़ से तय होती हैं। सविता की एंट्री, लेकिन इस बार बदली हुई। इस बार सविता आई, पर सिर झुकाकर नहीं। चेहरा सीधा, आंखों में आग, चाल में इज्जत का भार। उसके पीछे अमित था, हाथ में एक फाइल और जेब में एक रिकॉर्डर। ससुर रघुनाथ सिंह शांत थे, पर उनके चेहरे से साफ था, अगर आज सच हारेगा तो इंसाफ कभी नहीं बचेगा। सास सुनीता देवी एक कोने में बैठ गईं, आंखों में दुआ, मन में डर। पंचायत शुरू होती है। मुखिया ने वही बात दोहराई। रघुनाथ सिंह पर आरोप है कि ये रात को अपनी बहू को कमरे में ले जाते हैं। आज इस बात का फैसला होगा। कोई कहे, कोई सुने, फिर सच निकले। फिर लोगों ने बारी बारी से अपनी राय दी। कुछ लोग बोले गलत है, कुछ बोले साबित करो। किसी ने कहा सेवा भी तो बहाना हो सकती है। अमित ने हाथ उठाकर कहा, आज सिर्फ राय नहीं, सच भी सुना जाएगा। पहला सबूत, आवाज। अमित ने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और चलाया। उसमें वही आवाज थी, बाबूजी दवाई ले लीजिए, दर्द बढ़ा तो आवाज लगा दीजिएगा, भगवान तुझे खुश रखे बिटिया। न कोई गंदी बात, न कोई शक वाली हरकत, न कोई दुराचार। चौपाल में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, पर ये तो एक रात की बात है। अमित मुस्कुराया, 12 रातों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हर रात बहू सिर्फ सेवा कर रही है। कुछ और था तो बोलिए, आवाज सुन लीजिए। फिर 3-4 रिकॉर्डिंग और सुनाई गईं। सभी में वही बात। अब गांव की रहें सही शक की दीवार कांपने लगी। दूसरा सबूत, ट्रॉमा वीडियो। अमित ने कहा, आवाज काफी नहीं थी, इसलिए मैंने एक कैमरा लगाया। गांव वालों में खलबली मच गई। वीडियो चलाया गया। सबने देखा, सविता कमरे में जाती है, ससुर बिस्तर पर बैठे, सविता दवाई देती है, घुटनों पर सिकाई करती है और फिर बाहर चली जाती है। बस यही सच था। वीडियो के सामने अफवाह की लाश पड़ी थी और झूठ की सांसें टूट चुकी थीं। अब बहू बोली, जैसे आग बोली हो। सविता खड़ी हुई और बोली, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, उन सभी औरतों के लिए बोल रही हूं जिन्हें गलत साबित करने के लिए लोगों की सोच ही काफी होती है। अगर बहू अपने ससुर की सेवा करे तो शक, डॉक्टर करे तो सेवा क्यों कहलाती है? अगर औरत रात में उठे तो चरित्र पर सवाल, अगर मर्द उठे तो जिम्मेदारी क्यों कहलाती है? मुझ पर आरोप नहीं लगा, आरोप रिश्तों पर लगा है।
अफवाहें उन पर असर नहीं डालती जिनके दिल गंदे होते हैं, पर घर उजाड़ देती हैं जिनके दिल साफ होते हैं। चौपाल की भीड़ अब शांत नहीं, शर्मिंदा थी। असली झटका, सरजू महतो की पोल। अमित बोला, अब बता दूं, किसने अफवाह फैलाई? उसने सरजू महतो की तरफ इशारा किया। भीड़ घूमकर उसकी ओर देखी। सरजू कांप गया। अमित ने कहा, कारण जमीन थी, तरीका इज्जत तोड़ना था, और हथियार था झूठ। फिर एक आदमी उठा और बोला, मैं गवाह हूं। सरजू ने पैसे देकर मुझे भी कहा था सविता के बारे में झूठ बोलने को। सरजू की गर्दन झुक गई। पंचायत का फैसला। मुखिया उठे और कहा, शर्म की बात यह है कि किसी ने गुनाह नहीं किया, मगर सबसे ज्यादा गुनहगार हम सब हैं, क्योंकि हमने सुना पर सोचा नहीं। फिर पंचायत ने फैसला सुनाया। रघुनाथ सिंह बेगुनाह सविता सम्मानित घोषित। सरजू महतो को सार्वजनिक माफी और जुर्माना। गांव में झूठी अफवाह फैलाने वालों पर रोक। बहू की विजय, इज्जत की वापसी। सविता की आंखों में आंसू आए, पर आज के आंसू दर्द के नहीं, सम्मान के थे। रघुनाथ सिंह ने पहली बार राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, आज सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बची, रिश्तों का भरोसा भी बचा है। अमित ने सविता का हाथ पकड़ा। तुमने लड़ाई नहीं जीती, सोच जीती है। गांव की बहुत सी औरतें उसकी तरफ बढ़ीं। हमने तुम्हें गलत समझा।